जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे आप सभी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप मस्त बिंदास अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना हिस्ट्री में मुग़ल वंश। हमने दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट कर लिया था। दिल्ली सल्तनत में जो आपका लास्ट वंश था, अंतिम वंश, वो था लोधी वंश। और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध में युद्धभूमि में मार दिया जाता है। उसके बाद में 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में भारत में आपके मुग़ल वंश की नींव पड़ती है। तो आज मुग़ल वंश के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी जुड़ जाइए और फिर शुरू करते हैं। तो पढ़ते हैं आज मुग़ल वंश, मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का अंत होने के बाद में आता है आपका मुग़ल साम्राज्य। तो मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसने की बाबर ने। बाबर ने किस युद्ध के दौरान? तो पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है युद्ध भूमि में, और फिर आपके मुग़ल वंश की बात में नींव पड़ती है। तो मुग़ल वंश के बारे में पढ़ते हैं। इसके फाउंडर हैं बाबर, संस्थापक बाबर, और इनका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को उज़्बेकिस्तान में हुआ था। फरगना उज़्बेकिस्तान। यानी कि पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, और माता थी इनकी कुतुलगनीगार इसकी माता थी। तो माता कुतुलगनीगार थी और पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा। फिर इनका जन्म आते हैं 1497 में। 1483 में इनका जन्म हो जाता है। फिर 1497 में समरकंद को जीतते हैं, जहाँ पर इनके चाचा शासन करते थे। चाचा थे अहमद मिर्ज़ा के अंडर आता था आपका समरकंद को ये 1497 में जीते हैं। तो देख सकते हैं आप कि कितने कम उम्र में इन्होंने अपने चाचा को हराया था। लगभग 1483 में जन्म हुआ और 1497 में जीत लिया। लगभग आपका 14 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने चाचा से समरकंद को जीत लिया। फिर और ये 12 वर्ष की अल्पायु में ही फरगना की गद्दी पर बैठ जाते हैं। फरगना की गद्दी को प्राप्त कर लेते हैं अल्पायु 12 वर्ष की आयु में ही। फिर भारत पर प्रथम आक्रमण किया इन्होंने यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। और कब किया? 1518 से 19 के मध्य भारत पर प्रथम आक्रमण बाबर का। क्वेश्चन पूछ लेगा किसके विरुद्ध? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। कब किया? आपके 1518 से 1519 में। फिर इन्होंने बाजोर अभियान किया 1520 में, और लाहौर विजय कब की? 1524 में। यहीं से इनकी सफलता की शुरुआत होती है, भारत में एंट्री होती है। फिर इनके प्रमुख युद्ध हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इन्होंने भारत में मुग़ल वंश की नींव रखी। वो कब हुआ? वो आपका 1528 नहीं आएगा, ये 1526 आएगा। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध। तो किन किन के मध्य हुआ? इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोधी के साथ साथ कौन था? इब्राहिम लोधी के साथ था विक्रमजीत, जो ग्वालियर का गवर्नर था। और बाबर के साथ था दौलत खां लोधी और आलम खां। जो दौलत खां लोधी था, इसने ही बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। दौलत खां लोधी ने ही भारत पर बाबर को आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत में बाबर को आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो दौलत खां लोधी ने, जो पंजाब का गवर्नर था। पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य हुआ था। इब्राहिम लोधी के साथ विक्रमजीत था, जो ग्वालियर का गवर्नर था। और बाबर के साथ दौलत खां लोधी, आलम खां। दौलत खां लोधी आपका पंजाब का गवर्नर था। ये अपने ही लोग थे, दौलत खां लोधी और आलम खां। अपने लोगों ने ही गद्दारी की, जिसके कारण विदेशी शक्तियों का भारत में आगमन हुआ। विदेशी शक्तियों ने भारत पर शासन किया। अगर ये साथ नहीं देता या फिर ये आमंत्रित नहीं करता, तो ये इब्राहिम लोधी शासन करता। लेकिन वो कहते हैं ना कि अपनों ने ही गद्दारी की। तो इन्होंने जो भारत का दौलत खां लोधी और आलम खां ने बाबर की सहायता की। फिर ये पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को मार दिया जाता है। युद्ध भूमि में मारा जाने वाला प्रथम शासक कौन था? आपका इब्राहिम लोधी। बाबर इसको
युद्ध भूमि में मार देता है पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने तुगलकनुमा नीति को अपनाया बाबर ने, जो उज्बेकिस्तान में उत्पन्न हुई थी, जिसे उज्बेक नीति भी कहते हैं। तुगलकनुमा नीति को दूसरा नाम था उज्बेक नीति। फिर भारत में प्रथम तोपों का जो प्रयोग हुआ वो भी पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान हुआ। और जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ उसमें आपकी बाबर ने तोपों का संचालन किया और तोपों का प्रयोग किया, और उसमें संचालक था उस्ताद कुली खां। उस्ताद कुली खां के अंडर में तोपों का संचालन था। फिर बंदूकों का प्रयोग हुआ इसी युद्ध में, और फिर बंदूकों का आपका संचालक कौन था? मुश्ताक। मुश्ताक का आपका बंदूकों का जो प्रयोग का संचालक था वो था मुश्ताक का, और तोप का प्रयोग का संचालक था उस्ताद कुली खां। ये दोनों इम्पोर्टेंट है, आप इनमें पूछ लेगा कई बार। और इसी युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। पूछ लेगा किस युद्ध के दौरान या किस युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, तो पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। फिर भारत में इसने मुगल वंश की नींव रखी। फिर इसने दूसरा युद्ध किया, खानवा का युद्ध 1527 में। 1527 में किन किन के मध्य हुआ? वैसे तो मैन था बाबर और राणा सांगा, लेकिन आलम खां और दौलत खान ने राणा सांगा का साथ दिया। यहाँ पर बाबर का साथ दिया। बाबर ने इनको मना कर दिया कि मैं आपको कुछ भी अपना राज्य बंटवारा नहीं दूंगा। तो पहले तो बाबर ने इनको लोभ दे दिया, फिर बाद में भगा दिया। फिर ये से नाराज होकर राणा सांगा की तरफ मिल गए, आलम खां और दौलत खां। और यहीं पर इसके साइड इब्राहिम लोदी के साथ रहते, तो बाबर का भारत में कोई एंट्री नहीं ले सकता था। लेकिन बाद में इनको भी ज्ञान हुआ कि हमारे साथ ये तो गलत कर रहा है, तो फिर इसने राणा सांगा और बाबर का जो मध्य खानवा का युद्ध हुआ उसमें राणा सांगा की तरफ थे आलम खां और दौलत खां। पहले थे पानीपत के प्रथम युद्ध में ये बाबर की साइड में थे, दौलत खां लोदी और आलम खां। लेकिन आपके खानवा के युद्ध 1527 में राणा सांगा की तरफ हो गए दोनों। फिर इस युद्ध में बाबर विजयी रहा, और बाबर ने विजयी होने के बाद में जिहादी का नारा दिया इसमें, और गाजी की उपाधि धारण की विजयी होने के बाद में। खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के मध्य, राणा सांगा की तरफ थे शामिल आलम खां और दौलत खां लोदी। फिर इस युद्ध में बाबर ने जिहादी का नारा दिया, और इस युद्ध में विजय होने के बाद में गाजी की उपाधि धारण की। फिर आता तीसरा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ पर पड़ता है? यूपी और एमपी की सीमा पर, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर चंदेरी पड़ता है। और वो युद्ध हुआ आपका 1528 में। 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध हुआ। चंदेरी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? बाबर और मेदिनी राय के मध्य हुआ। चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर वर्सेज मेदिनी राय। फिर आता आपका इसमें बाबर विजयी हो जाता है, और फिर आपका जो मेदिनी राय है वो हार जाता है। फिर आता है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ। आपका बाबर और महमूद लोदी, और महमूद लोदी की तरफ शेरशाह सूरी और नुसरत खां, ये तीनों शामिल थे, और इसमें बाबर विजयी होता है। और ये युद्ध थल और जल दोनों पर लड़ा गया। जो आपका कह सकते हैं कि थल और जल दोनों पर लड़ा गया युद्ध आपका कौन था? घाघरा। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और वर्सेज महमूद लोदी की तरफ से शेरशाह सूरी और नुसरत खां। इसमें बाबर विजय होता है, और फिर बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। उसके बाद आता है आपका हुमायूं, जो उसका पुत्र था। फिर हुमायूं के बाद में अकबर। तो मुगल वंश की नींव कौन रखता है भारत में? तो अब बाबर। तो बाबर के बारे में अब पढ़ेंगे, बाबर का शासनकाल, बाबर का मकबरा और उसके जो लेखन कार्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसका शासन कैसा था उसके बारे में अभी डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो ये चार हमेशा ये याद रख लेना, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। तो इसकी एक ट्रिक भी है, चारों युद्ध याद रखने की ट्रिक है। वो पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर।
घाघरा पहनकर। वो पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ये इन चारों युद्धों को याद करने की एक ट्रिक है। पानी से आ जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, खाना से खानवा का, चंदेरी से चंदेरी का युद्ध, घाघरा से घाघरा का युद्ध। तो ये एक ट्रिक है। वो पानी पीकर और खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। ट्रिक मस्त है। वैसे आप याद रखना चाहे तो याद रख सकते हैं। ये ट्रिक बढ़िया है कि वो पानी पीकर खाना खाकर चंदेरी चली घाघरा पहनकर। करमवाई जी एकदम पहले पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का। तो ये चारों युद्ध इसने लड़े। फिर इसके शासनकाल के बारे में अभी पढ़ते हैं हम। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं बाबर में। अब बाबर के शासनकाल के बारे में पढ़ते हैं। बाबर का शासनकाल भारत में कब से कब तक रहा? तो बाबर का शासनकाल आपका 1526 से 30 तक रहा। 1526 में इसने पानीपत के प्रथम युद्ध में बाद में मुगल साम्राज्य की नींव रखी और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो बाबर के शासनकाल के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आत्मकथा है जो खुद नहीं लिखी है। ये प्रथम शासक था जिसने अपनी आत्मकथा स्वयं नहीं लिखी है। तो इसकी आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी या फिर बाबरनामा। बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो आपके बाबर की आत्मकथा है। तो ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? ये चंगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। बाबरनामा चंगताई तुर्की भाषा में लिखी गई बाबर की आत्मकथा है और उसने स्वयं नहीं लिखी। प्रथम शासक जिसने अपनी स्वयं की आत्मकथा अपने खुद नहीं लिखी है तो वो कौन है? बाबर की आत्मकथा। फिर इसने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत 7 राज्यों का वर्णन किया भारत के अंदर। 7 राज्य, जो 5 तो मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। आत्मकथा के अंतर्गत अब जिसमें अपनी आत्मकथा है उसके अंदर इसने बाद में 7 राज्यों का वर्णन किया है, जिसमें 5 आपके आते हैं मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। 5 मुस्लिम राज्य में कौन कौन से? दिल्ली, मालवा, बंगाल, बहमनी और गुजरात। ये तो थे मुस्लिम राज्य 5। 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर। विजयनगर का शासक था आपका कृष्णदेव राय और कृष्णदेव राय को बाबर ने अपनी आत्मकथा के अंतर्गत सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। जो बाबरनामा है उसके अंतर्गत जो 7 राज्य थे उस 7 राज्यों में सबसे शक्तिशाली किस राज्य को बताया गया है? विजयनगर साम्राज्य को। फिर आता है बाबरनामा का सबसे फर्स्ट टाइम फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो वो किया पायदा खान ने। पायदा खान ने फारसी भाषा में बाबरनामा का पहली बार अनुवाद किया। किस भाषा में लिखी गई है? तो ये चंगताई तुर्की भाषा में बाबरनामा लिखी गई आत्मकथा है। फिर दूसरी बार अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको फारसी भाषा में अनुवाद किया। फिर इंग्लिश में बाबरनामा का अनुवाद किसने किया? लीडन एवं एल्किन ने। तो ये था आपका इसकी आत्मकथा से संबंधित। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में। ऐसा कहा जाता है कि इसका जो बड़ा पुत्र हुमायूं था वो बीमार हो जाता है। तो वो ऐसी बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसका कोई इलाज नहीं था। तो ये कोई बाबा जी या फिर ऐसे तांत्रिक से पूछता है कि इसका इलाज कैसे होगा। तो उसने बताया कि रात को 12 बजे समय उसके चारों ओर 7 चक्कर लगाना, जिससे आपका पुत्र ठीक हो जाएगा। ऐसी लोक श्रुति हैं, ये कोई किताब में लिखा नहीं है। तो वह चक्कर लगाने लग गया। धीरे धीरे हुमायूं ठीक होने लगा और जो बाबर था वो धीरे धीरे बीमार होने लगा और फिर 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तो 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका मकबरा कहाँ पर है? तो पहले उसकी आत्मकथा पढ़ी नहीं थी किसी ने, तो उसकी वैसे अपने अनुसार उसको आगरा में दफना दिया था। फिर उसकी आत्मकथा के अंतर्गत लिखा गया था कि मुझे काबुल अफ़गानिस्तान के अंदर दफनाना। फिर उसको आराम बाग आगरा से उसकी अस्थियों को निकालकर कहाँ पर दफनाया? काबुल, जो अफ़गानिस्तान में। तो काबुल अफ़गानिस्तान इसका पहला मकबरा। पहले दफनाया था आराम बाग आगरा, फिर दूसरी बार काबुल अफ़गानिस्तान। और इसके बचपन का नाम था मोहम्मद ज़हीरुद्दीन। बाबर के बचपन का नाम मोहम्मद ज़हीरुद्दीन था। ये था आपका बाबर 1526 से 30 तक। फिर इसके आते हैं 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा हुमायूं, फिर कामरान, अस्करी, फिर हिंदाल। ये 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र था आपका हुमायूं। 1530 में मृत्यु हो जाती है तो 1530 में आता है फिर आपका हुमायूं। बाबर की 1530 में मृत्यु, फिर आता है हुमायूं।
जो सबसे बड़ा पुत्र था। इसके शासनकाल 2 हैं। पहली बार 1530 से 40 तक, फिर 40 में जो शेरशाह सूरी था सूरवंश से, वो हुमायूं को हरा देता है। फिर ये दोबारा आता है बाद में 1555 से 56 तक। 56 में ये अपनी दीन पनाह सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। तो ये हुमायूं था, ये हमेशा ठोकरें खाता रहा। इसने अपने जो साम्राज्य था उसको अपने भाइयों में बांट दिया, जिसके कारण इसकी सबसे बड़ी भूल थी। तो ये पूरे जीवन भर अपनी ठोकरें खाता रहा। तो अब पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का शासनकाल 2 है। पहला आता है 1530 से 40 तक, फिर आता है 1555 से 56 तक। तो इसके बचपन का नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। तो बचपन का नाम पूछ लेगा कई बार। आपका बाबर का क्या है? मोहम्मद जहीरुद्दीन। और हुमायूं का बचपन का नाम क्या है? नसीरुद्दीन मोहम्मद खोदमीर। ये इसके हुमायूं का बचपन का नाम था। इसका जन्म होता है 1508 में। और कहाँ पर? काबुल में। काबुल अफ़गानिस्तान के अंतर्गत पड़ता है। वहाँ पर इसका जन्म 1508 में हुआ। माता का नाम क्या है? महम बेगम। महम बेगम किसकी माता का नाम था? हुमायूं की माता का नाम था। फिर ये 12 वर्ष की अल्पायु में बदखास देश का सूबेदार बना दिया जाता है इसको, 12 वर्ष की। फिर इसका राज्याभिषेक होता है 1530 में आगरा में। 1530 आगरा में इसका राज्याभिषेक होता है। फिर 1531 में कालिंजर दुर्ग को जीतता है। कालिंजर दुर्ग कहाँ पर है? बांदा, उत्तर प्रदेश, जहाँ के शासक थे प्रताप रुद्रदेव के अधीन। जो आपका कालिंजर दुर्ग था वो प्रताप रुद्रदेव के अधीन था। उससे ये कालिंजर का दुर्ग अपने अधीन करता है। फिर उनको हरा देता। फिर जाता है 1532 में दोबारा। फिर चुनार का किला, चुनार कहाँ पर पड़ता है? मिर्ज़ापुर, जहाँ का शेरशाह सूरी के अंडर आता था ये। वहाँ पर इन दोनों के मध्य संधि होती है। संधि किसके माध्यम से होती है? तो वो हिंदू बेग के माध्यम से शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य होती है। और चुनार का किला इसको दे दिया जाता है संधि के अंतर्गत। जो शेरशाह सूरी था उसने इसके साथ संधि है। फिर 1532 में दोबारा दोहरिया का दुर्ग इसने जीत लिया। और दोहरिया का युद्ध हुआ, उसमें कौन कौन था? हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी की साइड कौन था? महमूद लोदी। ये हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, और शेरशाह सूरी के साथ था महमूद लोदी। जो दोहरिया का युद्ध है इसे भारत का पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से पूर्वी भारत को ऐसे कहा जाता है, यहाँ से पूर्वी भारत से प्रवेश मिलता है भारत में। तो ये पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार है। दोहरिया का युद्ध कब हुआ? 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। शेरशाह सूरी की तरफ कौन था? महमूद लोदी। फिर आगे पढ़ेंगे हम। अगर इनमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। तो हुमायूं के बारे में और कल पढ़ेंगे। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। तो आपको बस बताना है कि क्लास कैसी लगी, और कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन या क्लास से रिलेटेड कुछ भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं कल। हुमायूं को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। हुमायूं के बारे में हमने 1532 तक पढ़ लिया, और फिर आगे पढ़ेंगे कि अपने जो 4 भाई थे इसमें अपने साम्राज्य को बांट देता है। तो फिर ये जो थी ये सबसे बड़ी भूल थी। और यहाँ से फिर ये ठोकरे खाता, गिरता उठता। 1539 में चौसा का युद्ध होता है, जिसके अंतर्गत इसकी हार हो जाती है। फिर ये बाहर छोड़कर चला जाता है, जहाँ फिर इसकी वापस ये अपने सहयोगों के साथ वापस भारत में एंट्री लेता है। और फिर वापस दिल्ली की गद्दी पर मुग़ल वंश की दोबारा से नींव रखता है। तो मुग़ल वंश 2 भागों में है। पहला है 1526 से 40 तक, फिर दूसरा आता है 1555 से आपके भारत जब तक स्वतंत्र नहीं 1857 तक बहादुर शाह जफर द्वितीय तक आता है। तो ये था आपका हुमायूं। और हुमायूं के बारे में थोड़ा और बचा है, वो कल पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और मेरा भी। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।